आज लेटे लेटे ख्याल आया। सोचने लगा कि अगर बाबर का सिपह सालार के पास कोई टाइम मशीन होती तो वो उससे क्या बोलता। मेरे ख्याल में उससे बोलता कि साहब रुक जाओ, अभी कुछ समय दो, कुछ सदियां रुको, 1947 को बीत जाने दो, सेकुलरिज्म को भारत में आने दो। अभी तो हैं लोग बाग लड़ने वाले। अभी सुना है पृथ्वीराज चौहान आएंगे, मगर जयचंदों की संख्या लग रहा है भारत में बढ़ती ही जा रही है। और आज समझ नहीं पा रहा कि मतलब कहाँ से शुरू करूं। लेकिन मैं आपको उस विषय पे बता रहा हूं जो आपके आज से ताल्लुक रखता है और आपका भविष्य निर्धारित करेगा। ये एक जबरन लाया हुआ कानून था जिसका कोई सर पैर था ही नहीं। जो कुछ लोग कहते हैं रशियन प्रेशर के अंडर लाया गया शब्द था सेकुलरिज्म। और इस सेकुलरिज्म के बहाने इस देश के ताने बाने को तोड़ने का जो प्रयास, निरंतर प्रयास सन 1974 से किया गया है, वो आज भी जारी है। और बड़े शर्मिंदगी के साथ कहता हूं कि बखूबी जारी है। देखिए दोस्तों, 1974 में इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी। केस चला था उनके खिलाफ चुनावों में धांधलेबाजी का, वो हार गई। उन्होंने सत्ता में न रहने पाने का जो उनका गम था और जो उनकी ललक थी सत्ता में रहने की, उसको उन्होंने बखूबी अपनी किसी भी देश की व्यक्ति की आज़ादी के ऊपर रखते हुए देश में उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी। अर्थात देश में कोई तुक नहीं था कि न तो संविधान खतरे में था जैसा कांग्रेस आज करती है, न तब कुछ और था। और उन्होंने एक शब्द वहां पर तब गढ़ दिया, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का यूं तो अर्थ होता है कि जो स्टेट है उसका अपने आप में कोई धर्म नहीं होगा। और स्टेट का धर्म, या यूं कहूं स्टेट का कोई हाँ धर्म नहीं होगा, ऑब्वियसली यस धर्म नहीं होगा, लेकिन स्टेट का मजहब होगा। इसीलिए मैंने कहा कि मजहब होगा। और मजहब स्टेट का बना दिया गया। यानी कि मजहब क्या है आप तो जानते ही हैं। अगर स्टेट का मजहब ना होता तो बार बार यूं पत्थरबाजी की इजाजत क्यों मिल जाती। अगर स्टेट का मजहब नहीं होता तो अब तो हालांकि वो कानून नहीं है, तो पहले मतलब कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनता। अगर स्टेट का मजहब नहीं होता और सब धर्म बराबर होते तो एक के लिए अलग कानून, मतलब अर्थात वो 3 विभाग कर सकता है। ऐसा था पहले, वो तो थैंक्स टू मोदी जी अब नहीं है। ऐसा क्यों होता। अगर स्टेट का मतलब मजहब ना होता तो वक्फ बोर्ड क्यों बनता। वो अनफॉर्चुनेटली अभी भी है और उसको समाप्त जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेट का मजहब है, स्टेट का धर्म नहीं है। वो धर्म से इतना ही मतलब रखता है कि मान लीजिए कुछ पैसा आपने दान पेटी में डाला तो सरकार आएगी उसे उठा करके ले जाएगी और फिर उसके बाद जैसा उसका दिल करेगा वो करेगी। हो सकता है आपके पैसों से जा करके मतलब एक तरह से पैसा इमामों को भी दिया जा रहा हो, वरना सरकार का क्या कोई अपने घर से तो लाता नहीं। कहा गया ये भी कि क्योंकि सेकुलरिज्म है तो कि राइट टू रिसोर्सेज बिलोंग टू द माइनॉरिटीज इन इंडिया। क्यों? Isn't it wrong? Shouldn't we go against such sort of secularism? ये सेकुलरिज्म का तो इस तरह से उसको प्रचारित और प्रसारित किया गया कि जैसे उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोध हो। और मुझे ऐसा लगता नहीं है, अपितु मेरा तो यह यकीन है कि अगर आप उच्च जाति से हैं तो यह आपके लिए अर्थात सेकुलरिज्म आपके लिए गाइडेड वेपन का काम करेगा। मतलब निशाना ठोको और भूल जाओ। भाई सेकुलरिज्म का अर्थ मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी। और भी ज्यादा साधारण शब्दों में बोलूं तो इसका अर्थ है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म अलग रहता है। ठीक है, ये एक विशुद्ध व्यक्तिगत मामला है। मगर अगर धर्म अलग है तो आप वक्फ बोर्ड को इतनी पावर क्यों दे देते हैं कि वो किसी भी मंदिर पर या किसी भी व्यक्ति के रहने वाली स्थान पर जाकर के अपना मतलब दावा ठोक दे और कहीं आप चैलेंज ही ना कर पाए। बताइए, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? आप कैसे उसको कह सकते हैं कि
दिल्ली में, मतलब मैं बिना उदाहरण के कोई बात नहीं करता, दिल्ली में अभी हाल ही में आया था, 6 मंदिर थे, 6 मंदिर पर वक्फ बोर्ड गया, उन्होंने कहा भैया ये हमारे हैं। और जा करके एक तो उन्होंने शमशान घाट में मंदिर था, वहां पर शमशान घाट में भी अपना दावा ठोक दिया। अगर सेकुलरिज्म हमें कहाँ ले जा रहा है भाई, ये स्वघोषित जो सेकुलरिज्म है, जिसके सिरमौर जो हैं वो यहाँ करके जो बहुत सारे नेता हैं, कुछ लोग तो फेसबुक पे नमाजवादी नेता भी लिख देते हैं, हालांकि मैं इसका खंडन, ईमानदारी से कहूँ यार, मैं कोई खंडन नहीं करता, हमें एटलीस्ट पता तो लगे हमारे दुश्मन कौन है। और द बेस्ट पार्ट इज कि मेरे को ये तो पता होना चाहिए ना कि जयचंद कौन सा है, और कानून की वो मतलब आड़ में आ रहा है इस देश में। डेमोग्राफिक चेंज को आप देखते हुए बताइए, 50 साल बाद कल्पना कीजिए इस देश की कि यहाँ पर मतलब आप कहाँ जाओगे, किससे कहोगे। 50 साल बाद शरिया कानून लागू हो जाता है तो आप कहोगे कि वो जो बच्ची 18 साल से कम की उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। आप कह पाओगे कि ये चीज गलत है कि भाई ये जगह मेरी है, वो तो आप अभी भी नहीं कह सकते वक्फ बोर्ड के आगे। शरिया कानून लोग लागू हो गया, वक्फ बोर्ड के थ्रू आपने इतनी ताकतें दे दी, और वक्फ बोर्ड विश्व में कहीं पे भी लागू नहीं है सिवाय भारत के। सबसे मजेदार पार्ट ये है। और हमारे यहाँ सेकुलरिज्म के नाम पर इतनी छूट है कि ये मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, एक लड़की को छेड़ा गया, उन्होंने पीट दिया, तो जो कुछ भी, जिसको मैं नमाजवादी बता रहा था, ये नमाजवादी की सरकार थी, इन्होंने उठा करके जो वहां पे जाट लोग थे उनको किसान, मतलब जाट मतलब हिंदू, उन्होंने वहां पर हिंदुओं को उठा करके बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक पॉलिटिक्स में जो उनका एक ग्रुप है जो उन्हें वोट करता है उसको खुश रखना था। ये कैसा सेकुलरिज्म है? ये सेकुलरिज्म क्या अर्थ इसका सिर्फ हिंदू विरोध है। और ये कब तक मतलब हम लोग इसको बर्दाश्त करें, और क्यों बर्दाश्त करें? क्या क्या मतलब अगर मैं जिंदा हूं, क्या विरोध करना मेरे लिए गलत बात है, या मैं नहीं करूं विरोध? ये विरोध मेरे को करना चाहिए साहब। आज मैं मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कभी भी स्क्रिप्ट लेकर के नहीं बैठता कि मेरे को ये बोलना है वो बोलना है, मुझे जो सही लगता है आकर के बोल के चले जाता हूं। आप अपना, आप सोचिए, आप अपना मंदिर आपके नहीं है, जमीन आपकी नहीं है, ठीक है, दंगा करता है वो आपका सर फाड़ देगा, मर्डर कर देगा। उसके बाद में अगर मान लीजिए जैसे बीच में आ गई थी ये अखिलेश यादव की सरकार, मुलायम सिंह जी की सरकार, उनने कहा जितनों पे दंगों के आरोप लगे हम सबको छोड़ देंगे, तो कोई बात नहीं, कानून भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। क्या है यहाँ पर आपका अपना क्या है? अरे भाई, जिसकी यहाँ तो यही समझाया जा रहा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कल को ये जो सेकुलरवादी नेता हैं ये तो कहने लगे कि कोई बात नहीं साहब, गलती हो गई, हम तो उन्हें अपना समझते थे, और जैसा उस टाइम पे हो गया था कि मतलब मेरे को तो सोच करके हंसी आ रही थी कि आज से जब बहुत साल पहले मोहम्मद बिन कासिम आया होगा, तब भी कई लोगों ने कहा होगा कि कई राजा हैं वो तो अपना वो जो क्षेत्र है उसे बढ़ाते रहते हैं, हमें क्या लेना देना। फिर उसके बाद जो वो दूसरा आया था मोहम्मद महमूद गजनवी, जो अफगानिस्तान से आया था, जब वो आया था तब भी यही कहा गया होगा। मगर वो तो भाई बुत शिकन था, अर्थात बुतों को तोड़ने वाला। उसने 1025 ईस्वी में आकर के मतलब पहली बार वो 1001 में आया था, 1025वीं में जब उसने अटैक करा था, मतलब शायद 15 या 16 था, तब उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया था, और यहाँ की कई औरतों को मतलब महिलाओं को उठा करके ले गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1947 में 33 करोड़ जनता जो भारत की थी कुल मिलाकर के, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया की जनता 33 करोड़ थी 1947 में जब भारत आजाद हुआ था। तो 1000 सन 1000 में, मतलब उससे भी 1000-2000 साल पहले कितनी होगी? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ये शायद मतलब इतनी भी नहीं होगी, मैक्सिमम शायद मेरे ख्याल में 10 लाख होगी। किसी न किसी की हम में से कोई माँ बहन तो होगी जिसको उठाया ले जाया गया हो। फिर कोई अगर बैठ के भाईचारे की बात करने लगे तो मेरे हिसाब से तो ये भाईचारा नहीं है, ये तो इट शोज हाउ कवर्ड यू आर, ये दिखा रहा है कितने कायर हैं आप। इसलिए दोस्तों देखो, तब भी कई लोग होंगे ना जिन्होंने कहा होगा कि अपना एक्सटेंशन कर रहा है, हमें क्या मतलब है। अरे तुम्हारे शिव जी के शिवलिंग को तोड़ गया, अरे तुम्हारे घर की बहू बेटियों को उठा करके ले गया, तुम्हारे घर की इज्जत को उठा करके ले गया। वहां पर मैंने तो ये भी सुना है, अफगानिस्तान में गजनी शहर में एक शिलालेख है, उस पर लिखा हुआ है दुख्तर हिंदुस्तान नीला में 2 दीनार, नीला में 2 दीनार। है साहब, कुछ अगर इज्जत है तो मेरे ख्याल में ये दो चीजें कोएग्जिस्ट नहीं करती। पहले तो मेरे को लगता था करती हैं, अब मुझे लगता है नहीं करती। इज्जत और सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म वो जो आपको बताई गई, जो जबरन आप पे ठोकी गई। भाईचारा होना चाहिए, हाँ मैं मानता हूं, भाईचारा, भाईचारा मतलब वो भाई और चारा वाला भाईचारा नहीं, भाईचारा होना चाहिए। मगर जो ये सेकुलरिज्म बताया जा रहा है ये निहायत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल संपूर्णतः गलत है।
मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको जागृत करूं। तो मैं राम भक्त, राष्ट्रभक्त, काफर, बुत परस्त और एक ऐसा व्यक्ति जिसमें थोड़ी अभी चाह है अपने इज्जत की, कि हाँ मैं इज्जत से जीना चाहता हूं। इज्जत की लड़ाई लड़के मरो यार, क्या बुराई है। और लड़ाई कानूनी भी हो सकती है, लीगली जाके एक पिटीशन दायर करो, बोलो ये सेकुलरिज्म, मेरे को समझाया जाए सेकुलरिज्म का अर्थ क्या है। आपने माइनॉरिटी डिफाइंड कर रखी है, मेजोरिटी डिफाइंड नहीं करी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आता है, वो कहने लगता है फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज गोज टू द माइनॉरिटीज, और स्पेशली माइनॉरिटीज में क्या, मुस्लिम्स। फिर एक आते हैं, वो कहते हैं एक्सरे कराऊंगा, जो लोगों का है वो बांट दूंगा मैं सोसाइटी का। क्यों बांट दोगे, तुम्हारा कमाया हुआ है। अरे बांटना ही है, चैरिटी बिगिंस एट होम। 10 जनपद दो ना, 10 जनपद दे दो। बोलो मैं तो कल से वो झोपड़ी डाल के बाहर रहूंगा 10 जनपद के, और 1 रुपया भी मैं नहीं कमाऊंगा। बोलो, बोलो कल से मैं रेंज रोवर में नहीं चलूंगा। नहीं बोलेंगे राहुल जी कभी भी ये बात। लेकिन हाँ, आपकी जहां पे संपत्ति होगी वो आकर के आपको जरूर ज्ञान बांचेंगे, ये कर लो, वो कर लो, या कर लो, त्या कर लो। क्वेश्चन इज दिस, वेदर वी आर लिविंग, जिस हम जगह पे रह रहे हैं, और सेकुलरिज्म के नाम पर हमें हर वक्त कानून थोपा जाता है, क्या वो सेकुलरिज्म है भी। अरे आपके शिक्षा में आपको अब बताओ, कौन सा विश्व में ऐसा देश है जहां पर आक्रांताओं के नाम पे सड़कें होती हैं, जहां पर आक्रांताओं को, जो मतलब आपकी बहू बेटियों को वो मीना बाजार लगता है, जहां उसको साले को महान, आई एम सॉरी आई शुडंट यूज दिस वर्ड, लेकिन क्या करूं, मैंने कहा ना मैं स्क्रिप्ट लेकर के कभी नहीं बोलता। वहां पर आक्रांता को आप महान बताते हो, जो मतलब मीना बाजार लगाता था, जहां पर बहू बेटियों की बोलियां लगती थी, उसको महान लिखा जाता है। बच्चों को वही पढ़ाया, बच्चा क्या सोचेगा, उसके दिमाग में क्या जाएगा, उसके दिमाग में वही तो जाएगा जो आपने पढ़ाया है। जो आपने आपने पढ़ा दिया वो महान था, वो मीना बाजार लगाता था, ये आपने क्यों नहीं पढ़ाया। ये आपने क्यों नहीं पढ़ाया कि पृथ्वीराज चौहान से वो डरता था सामने लड़ने में। ये तो आपने नहीं बताया कि कि मतलब वो शब्द वेदी बाण चलाया था, वो भी तो चीजें पढ़ाते। अरे और सब कुछ तो छोड़ो यार, राम इज अ माइथोलॉजिकल फिगर, मिथ है राम, कल्पना है राम। कुछ शर्म वरम आती है कि नहीं। यही बात मतलब दूसरे के जो धर्म तो नहीं मैं कहूंगा, मजहब या रिलीजन है, उनके जो सर्वस्व मतलब जो उनके प्रचारक प्रसारक जो सर्वोत्तम है, वो आकर के तुम्हें दर्शन दे गए थे, जो राम को तुम मिथिकल बता रहे हो। अरे हिंदुओं, तुम्हारी भावनाएं भी कुछ हैं। ये सेकुलरिज्म नाम ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। कम से कम कुछ और नहीं, अपने भगवान श्री राम की तो इज्जत करना सीखो। कम से कम कुछ और नहीं, मैन मेक्स कल्चर एंड कल्चर मेक्स मैन। अब राम थे नहीं थे, मिथिकल थे, मैं तो खैर मानता हूं थे, 100% थे, आज भी हैं, सदैव रहेंगे, और हमेशा रहेंगे। परंतु मैन मेक्स कल्चर एंड कल्चर मेक्स मैन, ये तुम्हारे बाप दादा थे जो बना गए थे। तुम्हारा ये मान लेना कि राम मिथिकल थे, अपने बाप दादाओं पे प्रश्न उठा रहे हो। जो एजुकेशन पॉलिसी है, मैं आपको उसके विषय में एक चलते चलते एंड में एक बात और बता देता हूं, कि कोर्ट में एक बार एनसीईआरटी के लोगों को बुलाया गया। कोर्ट में ये पढ़ाया, सॉरी कोर्ट्स में ये पढ़ाया जाता था कि औरंगजेब ने ना मंदिर बनवाए थे। तो एक मेरे जैसा व्यक्ति अदालत पहुंच गया, उसने कहा लड़ो भाई। तो मैं लड़ने के लिए अदालत पहुंच गया, मैं नहीं मतलब कोई और पहुंच गया, मेरे जैसा रहा होगा शायद पिछले जन्म में कोई और पहुंच गया होगा। तो वो पहुंच गया, उसने कहा भाई मेरे को बताओ यार, कहाँ कहाँ बनाए हैं, कौन कौन से बनाए हैं। तो कोर्ट ने एनसीईआरटी के जो महान विद्वान थे उनको बुलाया, उन्होंने कहा भाई यहाँ बताओ कौन कौन से बनाए हैं और क्या क्या सबूत है तुम पे कि बनाए हैं। तो एनसीईआरटी ने जवाब दिया हमें पता ही नहीं कौन से बनाए हैं। मतलब जानकारी नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं, वो पढ़ाए जाओ। क्यों पढ़ाओ, आपको पता है क्यों पढ़ाओ, चलो इसका भी उत्तर देता चलता हूं। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के पिताजी कहाँ के थे आपको पता है, अफगानिस्तान के। अबुल कलाम की माँ कहाँ की थी, सऊदी अरेबिया की। इसीलिए तो अकबर महान है, इसीलिए तो औरंगजेब मंदिर बनवा रहा है। इंस्टीट्यूशन हमारे हाथ में न रहे कोई दिक्कत नहीं, यही कांग्रेस का शायद लक्ष्य था, शायद, आई एम नॉट श्योर, पर यही हो सकता है हो। लेकिन हमारे हाथ में क्या रहे, हमारे हाथ में रहे सिर्फ एक चीज, और वो है क्या, वो ये है कि हमारे हाथ में मेंटेलिटी रहे, लोग बाग हमारे हाथ में रहे, जो ये कहते रहे राम वॉज अ मिथिकल फिगर।
नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय।